आम्बी की कहानी चाणक्य की जुबानी। चाणक्य ने कहानी सुनाते हुए कहा कि तब तक्षशिला गांधार राज्य की राजधानी था। ये राज्य सिंधु व झेलम नदियों के बीच का प्रदेश था, जो पृथक स्वतंत्र राज्य था। गांधार राज्य सुखी था और तक्षशिला विश्वविद्यालय का गौरव था, इसीलिए दूसरे राज्यों में उसका नाम आदर से लिया जाता था। झेलम के पूर्व की ओर पुरु का केकय राज्य था। तक्षशिला की प्रसिद्धि के कारण वह गांधार राज्य से ईर्ष्या रखता था। वह एक महत्वाकांक्षी राजा था। उसने अपने आसपास के कई छोटे राज्यों को युद्ध में हराकर केकय राज्य में मिलाकर विस्तार करने का अभियान चला रखा था। उसका लक्ष्य केकय को साम्राज्य बनाकर स्वयं सम्राट बनने का। पुरु के पास चतुर व धूर्त मंत्रियों का दल व योग्य सेनापति था, जो पुरु के विस्तारवाद को साकार रूप दे रहे थे। इस दल में योग्य गुप्तचर थे, जो शत्रु देशों में कहीं भी घुसपैठ करने में सक्षम थे। इस दल के प्रमुख योजनाकार मुख्यमंत्री इंद्रदत्त थे। हर का कोई जानता था कि राजा पुरु छोटा मोटा और निर्बल की आवश्यकता राज्य नहीं था, उसे हथियाने के लिए दीर्घकालीन योजना की आवश्यकता थी। इंद्रदत्त के गुप्तचरों ने सूचना दी कि गांधार के सेनापति सिंहनाद नीरस एकाकी जीवन बिताकर रहे हैं। कुछ वर्ष पूर्व उनकी प्रेयसी पत्नी का देहांत हो चुका था। अब उनका विधुर जीवन सूना था। चतुर इंद्रदत्त को यहाँ अपना दांव लगाने का अवसर मिला। उनके गुप्तचर दल में एक अति सुंदर युवती थी, जो पहले भी कई षड्यंत्रों में सफलतापूर्वक भाग ले चुकी थी। इंद्रदत्त ने उसी युवती को विधुर सिंहनाद के जीवन में की ले मय हलचल मचाने का भार सौंपा। उस गुप्तचर यौवना को अपने कार्य में कोई दुविधा पेश नहीं आई। कुछ ही समय में सिंहनाद उसके प्रेम जाल में बुरी तरह फंस गए। वह उस यौवना के इशारे पर कुछ भी करने को तैयार थे और अपने कर्तव्यों को भुलाकर उसी के राग रंग में डूबे रहने लगे। वह यौवना धीरे धीरे और गुप्तचरों को ले आई व दूसरे अधिकारियों और मंत्रियों को भी उन्होंने फांस लिया। गांधार का अधिकतर उच्च शासन तंत्र केकय के गुप्तचरियों के साथ भोग विलास में अक डूब गया। गुप्तचरों ने पूरे प्रशासन को अपंग बना दिया। केकय के महामंत्री इंद्रदत्त को यह समय आक्रमण के लिए मुफीद लगा। उन्होंने सेनापति को कार्रवाई करने का संकेत दे दिया। संकेत मिलने केकय की सेना ने गांधार पर धावा बोल दिया। गांधार द्वारा प्रतिरोध का प्रश्न ही नहीं था, क्योंकि वहां का सारा तंत्र केकय के गुप्तचरों के जाल में पहले ही फंसकर निष्क्रिय हो चुका था। केकय सेना ने इस तरह बड़ी सरलता से गांधार पर कब्जा जमा लिया और गांधार नरेश बंदी को बना लिया। केकय नरेश पुरु ने राजनीतिक दूरदर्शिता का परिचय देते हुए गांधार नरेश के समक्ष केकय साम्राज्य का आधिपत्य स्वीकार करने व केकय के प्रतिनिधि के रूप में शासन करने का प्रस्ताव रखा। गांधार नरेश ने प्रस्ताव को स्वीकार ही नहीं किया, अपितु राजा पुरु की उदारता से गदगद होकर उनके कायल बन गए। यह एक मैत्री संधि थी जो विजेता राजा विजित राजा से की थी। जब पुरु स्वयं तक्षशिला पधारे तो गांधार नरेश ने उनका भावभीना स्वागत किया। पुरु के मंत्रियों का स्वामी की तरह आदर सत्कार किया गया। लेकिन गांधार के युवराज आम्बी को ये सब नहीं आया। उसे अपने पिता का शत्रु के सामने गिड़गिड़ाना बहुत बुरा लगा। उसे क्रोध आया कि एक धोखेबाज शत्रु को इस प्रकार सम्मान की दृष्टि से कैसे देखा जा रहा था। उसे तो पुरु एक सांप की तरह नजर आ रहा था जिसने गांधार को डस लिया था। आम्बी का आक्रोश इतना तीव्र था कि उसने मन ही मन पुरु से बदला लेने का मन बना लिया। अपने पिता को पुरु का प्रशंसक बना देखकर उसका मन क्षोभ से भर गया। गांधार के शासन तंत्र को भ्रष्ट करके उसे रौंदने वाले दुष्ट का तक्षशिला में जय जयकार हो रहा था। आम्बी का तन मन तो पुरु को देखते ही जलने लगता था। समय अपनी गति से बढ़ता रहा। गांधार की पराजय व उसका पड़ोसी राज्य पर आश्रित होना तक्षशिला विश्वविद्यालय पर कोई दुष्प्रभाव न डाल पाया। विश्वविद्यालय में पढ़ाई पूर्ववत चलती रही। बाहरी बदलावों व हलचलों से विश्वविद्यालय को जैसे कोई लेना देना होना हो। शिक्षक शिक्षा प्रदान करते रहे व छात्र अपना अपना पाठ्यक्रम पढ़ते रहे ताकि नियत समय पर वे स्नातक बन सकें। हकीकत तो ये थी कि तक्षशिला की जनता की जीवनचर्या में भी कोई बदलाव नहीं आया था। प्रशासन भी लगभग पहले जैसा ही था। कोई फर्क था तो केवल ये कि गांधार नरेश अब किसी दूसरे के प्रतिनिधि थे, स्वयंभू शासक नहीं। परंतु राजकुमार आम्बी तो आदमी नहीं था। वह शासकों के मध्य के मनोवैज्ञानिक समीकरण का एक भाग था। पराजय की याद आते ही उसे आत्मग्लानि होने लगती थी। राजकुमार उस समय तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त कर रहा था। उसके दिमाग से राजा पुरु का अहंकार से भरा चेहरा ओझल न होता था, जो शायद प्रतिशोध पूरा होने पर ही मिटता। राजकुमार आम्बी का मन अब पढ़ाई में नहीं लगता था। वह अपने कक्ष में बैठा कुर्ता रहता, पुरु से बदला लेने की नई नई योजनाएं बनाता और उसके सपने उन योजनाओं को विकृत रूप में साकार करते। उसकी हर सांस में प्रतिशोध की फुफकार थी। उसके लिए शब्दकोश के सारे पन्ने सफा हो चुके थे, केवल 2 ही शब्द उसमें बचे रह गए थे, भयानक प्रतिशोध। यही वह समय था जब तक्षशिला में चाणक्य व शकटार अपने अध्ययन के अंतिम वर्षों में थे। शकटार ने आम्बी की ओर ध्यान नहीं दिया, परंतु चाणक्य ने आम्बी की मानसिक दशा का गहरा अध्ययन किया, क्योंकि वह राजनीतिक तथा सामाजिक स्थितियों का विश्लेषण कर रहा था और आम्बी राजनीतिक परिस्थितियों का एक उदाहरण था।
आम्बी कभी कभी बदला लेने का अवसर प्रदान करने की भगवान से प्रार्थना करता, क्योंकि वही अब उसकी प्रतिशोध योजना का एकमात्र अवलंब था। उसके पिता गांधार नरेश व उनके मंत्री तो राजा पुरु के भक्त बन चुके थे। उनसे आम्बी को कोई उम्मीद नहीं थी। शायद भगवान ने आम्बी की प्रार्थना सुनने का निर्णय कर ही लिया था, तभी तो आम्बी की इच्छा पूरी करने के लिए सिकंदर यूनान से सेना लेकर चल पड़ा था। राजकुमार आम्बी ने भी सुना कि यूनान का महायोद्धा सिकंदर विश्व विजय अभियान पर एक विशाल अपराजय सेना लेकर भारत देश की सीमाओं के निकट आ पहुंचा है। कोई भी सिकंदर का प्रतिशोध नहीं कर पाया था। सिकंदर नामक तूफान के आगे बड़े बड़े साम्राज्य खोखले पेड़ों की तरह उखड़ उखड़ कर धराशायी रहे थे। उसे रोक पाना किसी की वश की बात नहीं थी। आम्बी ने यह भी सुना कि जो राजा स्वयं पराजय स्वीकार करके सिकंदर की शरण में जाता था, उससे वह मैत्री करता था व आदरपूर्वक शरण देता था। जो उसके सामने नहीं झुकता था, उसे समूल नष्ट कर दिया जाता था। सिकंदर की क्रोधाग्नि में उस अभिमानी को भस्म होना पड़ता था। केवल शासक ही नहीं, उसकी प्रजा को भी नतीजा भुगतना पड़ता था, जिसे यूनानी सैनिक गाजर मूली की तरह काट देते थे। वे यूनानी सैनिक जो सदा चमचमाते जिर्रा बख्तर में सुसज्जित होकर दमकते घोड़ों पर सवार रहते थे। ऐसे देशों की दुर्भाग्यशाली जनता भयभीत होकर अन्य देशों में आश्रय लेने भाग जाती थी। सिकंदर की सेना के आगमन की अफवाह भर से कस्बे खाली हो जाते थे। ऐसे ही शरणार्थी बड़ी संख्या में तक्षशिला में भी आ घुसे थे। तब चाणक्य ने स्वयं देखा था कि तक्षशिला शासकों ने किस तरह उनके रहने व भोजन की व्यवस्था की थी। शरणार्थी समस्या भारतीय राज्यों के लिए एक नई की चुनौती थी। तब चाणक्य अंतिम स्नातक वर्ष में थे। जब भारतीय शासन व्यवस्था के संचालक शरणार्थी समस्या का हल खोजने के लिए विचार विमर्श कर रहे थे, तब सिकंदर की सेना ने हिंदुकुश पर्वत पार करके भारत की धरती पर अपना कदम रखा था। अब उसके सामने भारतीय राज्यों की श्रृंखला थी, जिसे उसे खंडित करना था। ये दुखद बात थी कि गांधार नरेश व उनके मंत्री जब सिकंदर के आगमन को अभिशाप मानकर विचार विमर्श कर रहे थे, तब उनका राजकुमार आम्बी सिकंदर को वरदान मानकर उसमें अपनी समस्या का हल खोज रहा था। एक अन्य स्तर पर भी परिस्थिति बदल रही थी। राज्य के प्रशासकों पर राजकुमार आम्बी का प्रभाव बढ़ता जा रहा था। मंत्री तथा अधिकारी अब राजकुमार का आदर करने लगे थे। कारण साफ था, राजा बहुत बूढ़े हो चले थे और लक्षण स्पष्ट नजर आ रहे थे कि वे अधिक दिन जीवित नहीं रहेंगे। आम्बी का सिंहासन पर बैठना अधिक विलंब की बात नहीं रह गई थी। सभी को यह महसूस हो चुका था कि राजकुमार आम्बी का विश्वास जीतने में ही उनका भविष्य सुरक्षित है। राजकुमार आम्बी से कोई भी संबंध नहीं बिगाड़ना चाहता था। कई अधिकारी तो सीधे राजकुमार से आदेश भी लेने लगे थे और उसका पालन भी करते थे। समय को भांपकर कई युवा राजकुमार की चापलूस मंडली बना चुके थे। वह निरंतर प्रयास करते थे कि वे आम्बी को घेरे रखें। वे राजकुमार में प्रशंसा योग्य नई नई खूबियां खोजते रहते और गुणगान करते। चढ़ते सूर्य को सभी सलाम करते हैं। आम्बी अब पहले जैसा असहाय महसूस नहीं कर रहा था। उसमें नया आत्मविश्वास भरता जा रहा था और उसे अपनी योजना अब ज्यादा सार्थक नजर आने लगी थी। चापलूस लोग अपने स्वामी के मन की बात दूर से ही सूंघ लेते हैं। वे जान गए थे कि उनके राजकुमार सिकंदर के आक्रमण को सकारात्मक दृष्टि से देखते हैं और राजा पुरु से बदला लेना उनका प्राथमिक लक्ष्य है। अतः वे सिकंदर महान के गुण गाने लगे। सिकंदर को एक अपूर्ण योद्धा साबित करने लिए दूर दूर से कौड़ियां ढूंढ कर लाते और उससे मैत्री करने के लाभों पर हर प्रकार की दलीलें देते थे। एक कहता, राजकुमार, हमने अपनी तक्षशिला में आए शरणार्थियों को देखकर समझ लिया था कि सिकंदर से टकराने का क्या अंजाम होता है। उससे उलझने वाले कितने मूर्ख थे जिन्होंने अपनी प्रजा को बर्बाद कर दिया। हम सिकंदर से मैत्री कर लें तो कम से कम हमारी प्रजा को तो ऐसे दिन नहीं देखने पड़ेंगे। ये तो आपकी दूरदर्शिता है कि आपने पहले ही उचित मार्ग का चयन कर लिया। अब हमारे गांधार राज्य का उद्धार होने में मुझे तनिक भी संशय नहीं है। धन्य हो राजकुमार। दूसरा गरम लोहे पर चोट करता, एक बार हमारी सिकंदर से मैत्री हो जाए तो हम बहुत बलशाली हो जाएंगे। जिन राजाओं ने हमारा अतीत में निरादर किया है, हम उनसे प्रतिशोध ले सकेंगे और हम प्रतिशोध लिए बिना हरगिज नहीं रहेंगे। आम्बी सिर हिलाकर सहमति प्रकट करता और कहता, सो तो ठीक है, हम भी जानते हैं, पर हमें करना क्या है और कैसे करना है, ये तो कोई अनुभवी मंत्री ही बता सकता है। यह मैत्री का विषय विधि विधान से ही तो संभव हो सकेगा। उसका प्रबंध तो किया जा सकता है। कोई भी मंत्री हमारा मार्गदर्शन कर देगा। आपकी सेवा भला कौन नहीं करना चाहेगा। चापलूस ने आम्बी को आश्वस्त किया और आगे जोड़ते हुए कहा, पुरु ने जो आपका निरादर किया है उसका बदला तो लेना ही होगा, लेकिन क्या मेरे लिए सिकंदर केकय पर आक्रमण करेगा? आम्बी ने संदेह व्यक्त किया। वह तो अपने स्वार्थ के लिए केकय पर आक्रमण करेगा ही, हमारी सेना भी यूनानियों की सहायता करेगी। सेना समय पर पुरु पर घातक वार करेगी। स्वामी, ये तो हम जानते ही हैं कि सिकंदर विश्व विजय अभियान पर निकला है। वह हिंदुकुश पर्वत पार करके हमारे देश तक आ पहुंचा है और पूर्व की ओर जाने के लिए उसे केकय, काठगण, शुद्रम, मालवा होते हुए हमारे राज्य से गुजरना होगा। इस तरह केकय पर तो उसे आक्रमण करना ही होगा। मित्र देश होने के कारण केकय पर आक्रमण में हम उसकी मदद करेंगे।
हमारी मदद वह प्रसन्नता से स्वीकार करेगा, क्योंकि उससे उसके सैनिकों की क्षति कम होगी। उसे आगे के युद्धों के लिए अपनी सेना बचाए रखनी है, इसमें उसका अपना ही लाभ है। लगे हाथ हमारा भी काम हो जाएगा। यूनानी सेना की सहायता से हम युद्ध में पुरु को आसानी से ही परास्त कर सकेंगे, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। सुनकर ओबी बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने पिकली को सर